तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको प्रिज्म पढ़ा देता हूं और प्रिज्म के बाद फिर आगे देखते हैं, वो बीमारी वगैरह अगर होगा तो वो भी पढ़ा देंगे, राइट। अ प्रिज्म इज अ रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट। अ प्रिज्म इज अ रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट made of some transparent material having at least two flat surfaces, which forms an acute angle that is less than 90 degree with each other, which forms an acute angle that is less than 90 degree with each other। तो इस प्रकार का एक सरफेस जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, थोड़ा सा 3 डायमेंशनली अगर उसको बनाया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा दिखाई दे सकता है। कोशिश करता हूँ कि ये 3 डायमेंशनली बने। ऐसा कोई सरफेस जो इस प्रकार से बना हुआ हो और ये इस प्रकार का कुछ एक सरफेस ऐसा कुछ अगर बन जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर प्रिज्म? एज द बेस इज रेक्टेंगुलर इन नेचर। एज द बेस इज रेक्टेंगुलर इन नेचर। बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर नेचर का है। तो कोई भी लाइट जो इसके ऊपर गिर रही होती है, वो इस पर्टिकुलर मीडियम में टकराकर क्या करती है? रिफ्रैक्ट करती है। तो अब ये बार बार बनाना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सिंबॉलिकली व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग इसको छोटे में कैसा बना देते हैं? ऐसे बना देते हैं। दिस इज अ पर्टिकुलर प्रिज्म। तो उसको हम लोग ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपनी कॉपी में यही बना लीजिएगा। दिस इज नोन एज प्रिज्म। इसे ही आप क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। गॉट इट? अब जब कभी भी कोई लाइट इस प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होती हैं? डिसोसिएट या टूट जाती हैं। क्यों टूटती हैं वो अभी मैं बताता हूं। अब देखिए होता क्या है कि ये आपका क्या है? नॉर्मल है। दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, क्योंकि इसे ग्लास प्रिज्म भी बोलते हैं। एयर टू ग्लास अगर कोई भी रेस ट्रैवल कर रही हैं तो वो क्या करता है? एयर टू ग्लास अगर वो ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? द टेंडेंसी ऑफ द रे विल बी टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगा? बेंड करेगा। अब ये यहां पर जो बेंड किया, एज द मीडियम हैज डिफरेंट स्पीड्स, एज द व्हाइट लाइट हैव डिफरेंट कलर्स सेट विद इन देम, तो वो जो अलग अलग रेज हैं वो अलग अलग वेवलेंथ में क्या कर जाएंगी? टूट जाएंगी। और ऐसे अलग अलग वेवलेंथ में टूटकर रेड जो है वो यहां से निकलता है, फिर उसके बाद वाला कलर, उसके बाद फिर उसके बाद वाला कलर, उसके बाद, और इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको विब ग्योर कलर आपको यहां पर क्या करेगा? दिखाई देगा। ये इस प्रकार से आपको कलर्स जो होंगे ये यहां से आपको दिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा व्हाइट लाइट जब इस तरफ से क्रॉस करता है, उस तरफ जाता है, तो वो हमें 7 रंग में दिखाई देता है। और इसी फेनोमेना को आप क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो उसके नीचे लिखें डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इट इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। इट इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग द व्हाइट लाइट into its component of various colors is known as dispersion of light। उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। बेंडिंग ऑफ
कलर्स इनटू 7 डिफरेंट फॉर्म्स, व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स इनटू 7 डिफरेंट, व्हाइट लाइट का व्हाइट कलर को 7 डिफरेंट कलर्स में जो स्प्लिट करता है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस प्रिज्म के साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। तो पहले ये फेनोमेना अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसके नीचे एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूंगा, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल आई एंड एंगल डी अलॉन्ग विथ प्रिज्म एंगल। तो ये फोटो आपने बना लिया होगा, वैसे बुक में और अच्छे से कलरफुल दिया रहता है, तो वहां पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये डायग्राम बनता है। लिखें, हेडिंग डालें, रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे, एंड एंगल ऑफ डेविएशन कॉमा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक रिलेशनशिप हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये प्रिज्म के ऊपर आपको समझ में आएगा किस प्रकार से रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, अब ये जो आपका इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल से कुछ एंगल क्या बनाता है, आई बनाता है। अब ये आई बनाएगा, दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल आर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होके अगर यहां से टकराया, इसे मैं थोड़ी देर के लिए R1 बोल रहा हूं। अब अगर ये यहां से टकरा रहा है तो वापस से इस सरफेस पर भी एक क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। दिस टाइम द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू अगेन एयर। इस टाइम इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टू मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से क्या करेगा, अवे मूव करेगा, और जिस एंगल पर ये बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं, दिस रे इज कॉल्ड एज एमर्जेंट रे, और जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंट एंगल। दिस इज कॉल्ड एज एमर्जेंट एंगल। सिमिलरली ये जो रे है इसको क्या बोलेंगे, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसको बोलते हैं। और ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल बना है R1 R2, इस R1 एंड R2 आर कॉल्ड एज, दिस R1 एंड R2 आर कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल, इसको आप बोलते हैं। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का एंगल है, जिस एंगल पर प्रिज्म ऐसे जुड़ा हुआ होता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं मार्कर का कलर बदल के दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे था, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे था, और फाइनली इस प्रिज्म से क्रॉस करने के बाद ये जो रे है वो इस दिशा में जा रही है। यानी ये वो एंगल है जिसको मैं D से डिनोट कर रहा हूं, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द एंगल बाय विच द रे हैज बीन डेविएटेड। ये इतने एंगल से क्या कर गया, डेविएट कर गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो रिलेशनशिप कहता है A प्लस डी इज इक्वल टू आई प्लस ई के बराबर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, दिस प्रिज्म एंगल आई एंड ई के बीच में एक रिलेशनशिप इस प्रकार से दिया गया। तो लिख लीजिएगा, वेयर A इज व्हाट, A इज एंगल ऑफ प्रिज्म, D इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे ओरिजिनल जो रे है और जो आपका एमर्जेंट रे है उसके बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन हमने ग्लास स्लैब में भी देखा था, वहां पर भी स्लाइट डेविएटेड था हमारा ले, पर वहां पर जो रे था वो पैरेलली शिफ्ट कर गया था। यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग नहीं हो रही है, पर स्प्लिट जरूर कर जाएगा। अगर ये व्हाइट लाइट होता तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता। गॉट इट। अगला वहां पे एक कॉन्सेप्ट लिखें, टेबल बनाएं, कलर ऑफ लाइट एंड रेंज ऑफ वेवलेंथ। कलर ऑफ लाइट
एंड रेंज ऑफ वेवलेंथ। अगर ये आपने लिख लिया हो तो उसके नीचे लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए वॉयलेट, सबसे नीचे लिखिए वॉयलेट। रेंज ऑफ वेवलेंथ जो आप लिख रहे हैं वो नैनोमीटर में लिख रहे हैं, तो लिखें वॉयलेट का 400 to 439 नैनोमीटर, 400 to 439 नैनोमीटर। इंडिगो 440 to 459। इंडिगो वो जो विवग्योर लिखा था उसका रेंज लिखवा रहे हैं वेवलेंथ का। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसका रेंज कितना लिखा आपने 400 to 439। इंडिगो का आपने लिखा 440 to 459। ब्लू का लिखिए 460 to 499, 460 to 499। ग्रीन का लिखिए 500 to 549। येलो का लिखिए 550 to 599, 500 to 549। येलो का लिखिए 550 to 599। ऑरेंज का लिखिए 600 to 629 एंड रेड का लिखिए 630 to 700, 630 to 700। ये रेंज है। और अगर वेवलेंथ अलग अलग है, इफ द वेवलेंथ इज डिफरेंट, तो उसका किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में जो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग होगा, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग होगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से लैम्डा जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे तेज ट्रैवल करेगा। तो लैम्डा किसका सबसे ज्यादा होता है, रेड का सबसे ज्यादा होता है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रिज्म में सबसे तेजी से ट्रैवल करेगा, इसलिए सबसे ऊपर कौन निकलेगा, रेड। फिर उसके बाद जिसका लैम्डा है दैट इज ऑरेंज, तो वो उससे थोड़ा स्लो है, तो वो उसके स्पीड से तो नहीं आएगा लेकिन उससे थोड़ा कम स्पीड है, तो उसके नीचे आता है ऑरेंज। और जो सबसे लीस्ट स्पीड में चल रहा है वो कौन है, वॉयलेट। तो वॉयलेट जो है वो सबसे नीचे आता है। और इस प्रकार से ये विवग्योर का स्कीम जो है यहां पर बनता है। क्योंकि हर किसी का लैम्डा अलग अलग है तो उसके स्पीड भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे किसी मीडियम में। और अगर उसका स्पीड किसी मीडियम में अलग है तो स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितना बेंड करेगा। तो वॉयलेट चूंकि सबसे धीरे चल रहा है तो उसका स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा स्लो है, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा बेंड करता है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से वो सबसे नीचे आपको दिखाई देता है। गॉट इट। लिखें, ये लिख लेने के बाद उसके नीचे लिखें न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट या ब्रैकेट में लिखिएगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट ब्रैकेट में लिखिएगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। न्यूटन ने एक बड़ी ही बिल्कुल अलग टाइप का एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या कहा, ये सारा लिख लिया ना आपने ये सब कुछ। तो न्यूटन ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। न्यूटन ने बताया है ये जो रिलेशनशिप लिखा था ना अभी A+D इज इक्वल टू E+I, इसका डेरिवेशन हम लोग क्लास 12th में करेंगे, तो वहां पे पूरे डिटेल में दिखाऊंगा कैसे होता है। मेरे ख्याल से पता नहीं आईसीएसई बोर्ड में शायद इसका डेरिवेशन भी है या सिंपली देयर इज अ रिलेशनशिप ओनली। रिलेशनशिप है, डेरिवेशन इज इन क्लास 12, वो 12th में हम लोग करते हैं। अभी देखिए ये जो पर्टिकुलर प्रिज्म है, न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, दो प्रिज्म को लिया हैविंग सेम एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी ए था और ये भी ए था, और जब उन्होंने व्हाइट लाइट को इसके ऊपर क्या किया, स्ट्राइक किया, तो व्हाइट लाइट जब इसके ऊपर स्ट्राइक होगा तो वो क्या करेगा, इसको 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करेगा। ये सातों कलर जब स्प्लिट हुए और स्प्लिट करके वापस से फिर इसके थ्रू क्रॉस करके ऐसे गए, तो फिर देखा गया कि यहां से फिर क्या हो गया, एक व्हाइट लाइट वापस निकल के आ गया। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। डिस्पर्स्ड लाइट क्या कर गया, रिकॉम्बाइन कर गया, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। लिखें, न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज अ प्रिज्म। न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्प्लिट द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द प्रिज्म टू स्प्लिट sunlight into 7 different colors. Newton was the first scientist who used a prism to split sunlight into 7 different colors. He further placed another identical prism. He further placed
another identical prism opposite to the prism taken and found that when the splitted white light passes through the inverted prism, it recombination takes place and white light is obtained. This is known as recombination of spectrum. This is known as recombination of spectrum. This is recombination of spectrum. ये combine ये white light splitting into 7 different colors. These 7 different colors again recombine to form white light. This was the experiment done by Newton. Last एक concept है, that is rainbow. Rainbow का concept क्या है? What is a rainbow? जब सनलाइट के प्रेजेंस में बारिश होती है, वो भी कब? जब सूरज उगने वाले सिचुएशन को क्रॉस करके अब डूबने वाले टाइप में चला गया है, तब, यानी द सन शुड प्रेजेंट इन वेस्ट डायरेक्शन, तब अगर कहीं पे बारिश होती है, आप कभी सुबह आपको रेनबो नहीं दिखेगा। रेनबो जब भी देखिएगा वो 2 बजे के बाद ही दिखाई देगा। उसका कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का। रेनबो जब भी दिखेगा तब भी एक कंडीशन है कि सूर्य कहां होना चाहिए? वेस्ट दिशा में होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू यू, सूर्य तो फिक्स है, हम घूम रहे हैं तो सूर्य वेस्ट दिशा में होना चाहिए। हाँ, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जब आप 12th में होंगे तो पूरा डेरिवेशन के साथ दूंगा मैं। अभी फिलहाल के लिए बस ये जानकारी ध्यान में रखिए कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलता हूं, कंडीशन ऑफ रेनबो इज कि सूर्य वेस्ट में होना चाहिए और सूर्य के प्रेजेंस में बारिश होनी चाहिए। तो होता क्या है कि ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, ये आपका सूर्य, सूर्य से पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर पानी में जाती है। पानी में जाने के टाइम पर ये इतनी आसानी से नहीं जाती है। दिस इज दी सरफेस, यानी ये इंसिडेंट रे है। अगर ये बाहर एयर, अंदर वाटर, क्योंकि वाटर का ड्रॉपलेट है, तो ये टुवर्ड दी नॉर्मल झुकेंगी। इस सरफेस पर टकरा के कुछ तो रेज यहां से बाहर निकल जाएंगी, पर कुछ रेज यहां से क्या होंगी? वापस। कब ये रेज वापस आती हैं उसको बोलते हैं TIR, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये TIR फेनोमेना करके वापस से जब यहां से बाहर निकलती हैं तो इनका 2 रेज निकलेगा, एक एंड पर रेड निकलेगा और एक एंड पर वॉयलेट निकलेगा। और तब जब धरती के लोग इसको देखते हैं, इस कलर को, तो आपको विवग्योर एज इफ दिखाई देता है। ये जो विवग्योर है तो सारा तो दिखता नहीं है, रेनबो में सिर्फ आपको कितने कलर दिखाई देते हैं? 2 ही 3 कलर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से रेड, फिर ऑरेंज, फिर ऐसे, और लास्ट में तो 7 रंग, पूरा 7 रंग तो आज तक हम भी नहीं देख पाए कभी भी। तो मतलब जो लोग देख पाते हैं वो लोग की बात कर रहा हूं, मैं तो ऐसे भी ज्यादा नहीं देख पाऊंगा। पर आप लोग जो देख पाते हैं वो भी कभी भी 7 रंग नहीं देख पाता, बिकॉज ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब ऑल दी कलर्स आर मिक्स्ड, एकदम क्लियर डिमार्केशन नहीं है। यहां तक रेड, फिर ये ऑरेंज, फिर ये येलो, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, वॉयलेट, ऐसा क्लियर डिमार्केशन नहीं है। आपको सिर्फ दिखता है एक एंड पर रेड, बीच में थोड़ा सा येलो और अदर एंड पे ब्लू। ये इस तरह का एक रेंज आपको दिखाई देता है। और ज्यादा अच्छा वहां दिखाई देगा जहां पे डस्ट पार्टिकल्स की संख्या कम है। जहां डस्ट पार्टिकल कम है, डस्ट पार्टिकल कम होगा तो आपकी विजिबिलिटी बेटर होगी, डस्ट पार्टिकल ज्यादा होगा तो विजिबिलिटी बेकार होगी। स्क्रीन इज द स्काई इटसेल्फ, स्काई में ही, आपके वैक्यूम में ही वो बन रहा है, तो स्क्रीन जो है वो स्काई ही है। इस प्रकार से आपको रेनबो दिखाई देता है। तो लिखिए, रेनबो इज अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो
is a remarkable example of dispersion of light. It appears in the sky in the form of concentric multicolor semicircular arc. It appears in the sky in the form of concentric multicolored semicircular arc when the sun shines during or after rainfall. During or after rainfall ये आपको देखा जाता है. The small water droplets in air act as a prism. The small water droplets act as a prism. When light of the sun falls on them, the dispersion of light into different colors takes place. When light of sun falls on them, the dispersion of light into 7 different colors takes place, and this results in the formation of rainbow. This results in the formation of rainbow. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं. ये एक डायग्राम आप अपनी कॉपी में बता लीजिएगा कि एक सूर्य से निकलने वाली रेस जो यहाँ पे सर्कल के वो जो पानी का ड्रॉपलेट है उसके अंदर TIR करके और इस तरह से जो 2 जगह पर आती है, तो ये जो ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह काम करता है और यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है. यहाँ से रेड और ब्लू में लाइट डिस्पर्स कर जाती है और यही हमें यहाँ पे क्या होता है? देखने को मिलता है. कंडीशन बारिश के बाद सूर्य का होना और सूर्य की दिशा वेस्ट होना इज द कंडीशन टू सी रेनबोस. यहां तक पढ़ लेने से मुझे लगभग डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रिज्म और उसके सारी कहानियां हम लोग कर लेते हैं. नेक्स्ट क्लास में अगर संभव होगा तो मैं आईज और आईज के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मैं पढ़ा के इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.